हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। 2 क्वेश्चंस करेंगे हम आज के लेक्चर में, जिनमें से उनको मिला के आपको 12 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या उनमें से एक भी पूछा जा सकता है 12 नंबर का। उनको मिला के भी पूछा जा सकता है या अकेले भी पूछा जा सकता है 12 मार्क्स के लिए। तो क्वेश्चन देखिए क्या है हमारे पास। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और काफ़ी इजी क्वेश्चंस। प्रूव दैट every field is an integral domain. Is an integral domain। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। 2 क्वेश्चन पढ़ाएंगे आज के लेक्चर में हम आपको, जिनमें से एक आपके पेपर में 12 मार्क्स का आ सकता है, या इन दोनों को कंबाइन करके भी आपको पूछा जा सकता है 12 मार्क्स का, क्योंकि ज़्यादा बड़े बड़े नहीं है तो दोनों को कंबाइन करके पूछा जा सकता है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। तो बेटा आपको क्या दिखाना है, कोई भी फील्ड जो है वो इंटीग्रल डोमेन होती है। आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था फील्ड और इंटीग्रल डोमेन। फील्ड किसी रिंग को बोलते हैं अगर वो 3 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करे। वो कॉम्यूटेटिव रिंग होनी चाहिए विद यूनिटी, और हर एक नॉन जीरो एलिमेंट जो उसका होता है वो इन्वर्टिबल होना चाहिए। और इंटीग्रल डोमेन एक ऐसी रिंग होती है जो कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी होती है, और हर एक और उसमें क्या होता है कि वो विदाउट जीरो डिवाइजर्स होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो बोलता है जो भी रिंग फील्ड होगी वो इंटीग्रल डोमेन होगी ही होगी। ठीक है, जैसे आपके पास रियल नंबर्स फील्ड बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स फील्ड बनाते हैं, रेशनल नंबर्स फील्ड बनाते हैं, तो वो सारे इंटीग्रल डोमेन्स होंगे ही होंगे। ठीक है, वो आपको यहाँ पे इन जनरल प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक फील्ड लेंगे, लेट और प्लस डॉट बी अ फील्ड। ओके स्टूडेंट्स, बेटा आप इस फील्ड को आपने क्या दिखाना है, इंटीग्रल डोमेन। इंटीग्रल डोमेन के लिए आपको इसकी इंटीग्रल डोमेन की प्रॉपर्टी शो करानी पड़ेंगी। ठीक है, तो आप देखिए फील्ड में जो 3 प्रॉपर्टीज होती हैं उसमें से 2 तो इंटीग्रल डोमेन में ऑलरेडी होती हैं। ठीक है, कॉम्यूटेटिव रिंग एंड रिंग विद यूनिटी। तो आपको सिर्फ इसको दिखाना पड़ेगा ये विदाउट जीरो डिवाइजर्स है, क्योंकि इंटीग्रल डोमेन की थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, विदाउट जीरो डिवाइजर्स। तो फिर जाके आपके पास ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रल डोमेन हो जाएगा। फिलहाल ये अगर फील्ड है तो इसका मतलब है आर क्या होगा, आर इज अ कॉम्यूटेटिव रिंग होगा। आर इज अ कॉम्यूटेटिव रिंग with unity and each non-zero element of R is invertible होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो बेटा देखो ये मैंने एक तरह से जो डेफिनेशन होता है फील्ड का वो यहाँ पे लिख दिया। और हमारे पास फील्ड है तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये कॉम्यूटेटिव रिंग होगी, और ये रिंग विद यूनिटी भी होगी, और इसके अंदर हर एक नॉन जीरो एलिमेंट जो है वो क्या होगा बेटा, इन्वर्टिबल होगा। अब हमने इसको क्या दिखाना है, इंटीग्रल डोमेन। तो इंटीग्रल डोमेन दिखाने के लिए हमें 3 प्रॉपर्टी शो करनी पड़ेंगी, जिसमें से ऑलरेडी 2 इसमें होल्ड कर रही है, कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। सिर्फ थर्ड प्रॉपर्टी आपको शो करना पड़ेगा, और वो हमारे पास है विदाउट जीरो डिवाइजर्स। आर जो है वो विदाउट जीरो डिवाइजर्स होना चाहिए। तो यहां पे हम लिखेंगे in order to show that R is an integral domain, comma, we will show
that R is without जीरो डिवाइजर्स। बस इतना आपको शो करना पड़ेगा कि R जो है विदाउट जीरो डिवाइजर्स है। ठीक है, हम इतना शो करेंगे कि R जो है वो विदाउट जीरो डिवाइजर्स है, तो बस हमारे पास ये जो फील्ड है ये हमारे पास क्या हो जाएगी, इंटीग्रल डोमेन। ठीक है, तो विदाउट जीरो डिवाइजर्स के लिए देखो हम क्या करेंगे, दो एलिमेंट ले लेते हैं R में। लेट A, B belongs to R such that A is not equal to 0 and AB is equal to 0। देखो हमें दिखाना है कि R जो है इज विदाउट जीरो डिवाइजर्स है। उसके लिए देखो क्या हम शो करेंगे, हमने दो एलिमेंट R से लिए और उनका प्रोडक्ट हमने मान लिया है 0। अब उनमें से एक जो है वो 0 नहीं है। अब हम शो करेंगे कि दूसरा जो है वो जीरो है, फिर जाके हमारे पास R हो जाएगा विदाउट जीरो डिवाइजर्स। क्यों? विदाउट जीरो डिवाइजर्स वाली जो रिंग होती है उसमें दो नॉन जीरो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास नॉन जीरो होता है। ठीक है, और जो विद जीरो डिवाइजर वाली होती है उसमें दो नॉन जीरो एलिमेंट का प्रोडक्ट जो है वो 0 हो सकता है। तो फिलहाल हमें दिखाना है ये विदाउट जीरो डिवाइजर्स है, तो हम दिखाएंगे कि इसमें दो नॉन जीरो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट 0 नहीं है। तो अगर यहाँ पे दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट 0 हो रहा है तो उनमें से अगर एक 0 नहीं है तो फिर दूसरा वाला 0 शो करना पड़ेगा ना। अब देखो नाउ हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है कि A 0 नहीं है, तो A इज नॉट इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू R, देयरफॉर A का इनवर्स भी R में बिलोंग करेगा। A का इनवर्स भी स्टूडेंट्स क्या करेगा, R में बिलोंग करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि हमें पता है कि एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ R इज इन्वर्टिबल। सॉरी स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे थोड़ा नॉइज आ रहा होगा। एक्चुअली आज नवरात्रे चल रहे हैं, तो मेरे घर के पास में एक मंदिर है, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यात्राएं आती रहती हैं, तो थोड़ा सा डिस्टरबेंस होगा। एक्चुअली जब मैं लेक्चर बना रहा था तो उस समय तो नहीं था, बट ये अचानक से आ गया है, तो अब मैं क्लोज भी नहीं कर सकता हूँ लेक्चर को, इसलिए थोड़ा सा अभी इसमें डिस्टरबेंस रहेगा, उसके लिए सॉरी। बिकॉज एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ R इज इन्वर्टिबल। आप देखिए ये वाली रिलेशन लीजिए और उसमें A इनवर्स से ऑपरेट कर दीजिए। ठीक है, नाउ A भी 0 के बराबर है, तो इसमें हम A इनवर्स से ऑपरेट कर देते हैं दोनों तरफ से। Therefore A inverse into AB is equal to A inverse into 0, which implies associative property लगाओ, A inverse into A into B is equal to 0। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जब हम लगाएंगे, यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं थोड़ा सा। A इनवर्स इंटू A आइडेंटिटी होता है, आइडेंटिटी इंटू B इज इक्वल टू 0, which implies B is equal to 0। इसका मतलब देखिए, therefore A is not equal to 0, A भी 0 है, तो implies वहां पे मैंने शो किया B 0 है। दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट अगर 0 है और उनमें से एक 0 नहीं है तो उसमें दूसरा 0 है, क्योंकि यह है रिंग, क्योंकि हमें दिखाना है विदाउट जीरो डिवाइजर्स। विदाउट जीरो डिवाइजर्स में दो नॉन जीरो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट 0 नहीं होता है। अगर प्रोडक्ट दो एलिमेंट्स का 0 आ रहा है तो उसका मतलब कम से कम एक की वैल्यू क्या होगी, 0। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पे R हो गया विदाउट जीरो डिवाइजर्स। आज नवरात्रे हैं तो यहाँ पे यात्राएं काफ़ी आती रहती हैं, अचानक से आ जाते हैं, तो फिर एक्चुअली जब मैंने शुरू किया था तो उस समय कोई नॉइज़ नहीं थी, तो बीच में आ गया। Therefore R is
विदाउट जीरो डिवाइजर्स। इसका मतलब हमारे पास आर क्या हो गया बेटा, आर इज कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी R is commutative ring with unity and without zero divisors. And without zero divisors. Therefore R is integral domain. R हमारे पास प्रूव हो गया इंटीग्रल डोमेन। R is an integral domain। इसका मतलब every field is an integral domain, that is every field is an integral domain। Every field is an integral domain। ओके स्टूडेंट्स, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट इस क्वेश्चन में आपको नॉइज भी काफ़ी आ रहा होगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि हर एक फील्ड जो है वो हमारे पास इंटीग्रल डोमेन होता है। तो सबसे पहले मैंने एक फील्ड लिया हुआ है, इसको मैं प्रूव करूंगा कि ये इंटीग्रल डोमेन है, ठीक है। तो उसके लिए मुझे इसको इंटीग्रल डोमेन की प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करवानी पड़ेगी, जो कि है कि ये कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी एंड विदाउट जीरो डिवाइजर्स होना चाहिए। उनमें से दो प्रॉपर्टीज तो इसमें ऑलरेडी हैं, ये कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है, सिर्फ मुझे दिखाना है कि ये विदाउट जीरो डिवाइजर्स है। उसके लिए देखिए मैंने क्या किया, दो एलिमेंट्स लिए और उनका प्रोडक्ट रखा जीरो। अब अगर ये दोनों ही जीरो नहीं होते तो ये होता फिर रिंग विद जीरो डिवाइजर्स, लेकिन मुझे दिखाना है विदाउट जीरो डिवाइजर्स। तो मैंने माना है इनमें से एक जो है वो जीरो नहीं है, और फिर प्रूव करूंगा कि दूसरा वाला जीरो है। तो इसका मतलब इस रिंग में अगर दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट जीरो है तो वो दोनों जीरो नहीं है, उनमें से कम एक जीरो है, तो वो होती है फिर रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर्स, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे ए जो है जीरो में है, ए जो है वो आर में है, और क्योंकि आर फील्ड है तो इसके अंदर हर एक नॉन जीरो एलिमेंट इन्वर्टिबल होगा, तो ए का इनवर्स भी हमारे पास आर में होगा, ठीक है। अब देखिए आपने रिलेशन ली है ए बी इज इक्वल टू जीरो, तो इसको ए इनवर्स से दोनों तरफ से आप ऑपरेट कर लीजिए। तो दोनों तरफ से ऑपरेट करने के बाद यहाँ पे बी का वैल्यू क्या आ गया, जीरो आ गया। तो यहाँ पे दोनों तरफ से जब आपने ऑपरेट किया तो बी का वैल्यू जीरो आ गया। तो इसका मतलब अगर दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट इसमें जीरो है और उनमें से एक जीरो नहीं है तो दूसरा वाला क्या है, जीरो। इसका मतलब ये हो गया कि ये आर जो है विदाउट जीरो डिवाइजर से, क्योंकि अगर ये दोनों ही जीरो नहीं होते और इनका प्रोडक्ट जीरो होता फिर ये होती रिंग विद जीरो डिवाइजर्स होती। लेकिन हमें दिखाना है कि रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर्स, तो उसमें दो नॉन जीरो का प्रोडक्ट जीरो नहीं होना चाहिए। अगर दो का प्रोडक्ट उसमें जीरो आ रहा है तो इसका मतलब एक ना एक जीरो होगी। तो हमने पहली मानी थी जीरो नहीं है, तो प्रूव किया दूसरी जीरो है, तो विद रिजल्ट आर हो जाएगा विदाउट जीरो डिवाइजर्स। तो आर हो गई कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी एंड विदाउट जीरो डिवाइजर्स। इसका मतलब आर इंटीग्रल डोमेन हो गया। तो इसका मतलब एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका कन्वर्स सही नहीं होता है। नोट, the converse of above result is not true. The converse of above result is not true. That is, every इंटीग्रल डोमेन जो होता है, एवरी इंटीग्रल डोमेन इज नॉट अ फील्ड। जैसे देखिए एग्जाम्पल देते हैं आपको,
इंटीजर्स जो है z प्लस डॉट इज एन इंटीग्रल डोमेन है, इज एन इंटीग्रल डोमेन, अब नॉइज बंद हो गया है, इज एन इंटीग्रल डोमेन बट नॉट अ फील्ड। क्यों? बिकॉज एवरी non-zero integer is not invertible। ओके स्टूडेंट्स, देखिए अभी हमने पीछे प्रूव किया था कि हर एक इंटीग्रल डोमेन जो, हर एक फील्ड जो है वो इंटीग्रल डोमेन होती है, तो उसका उल्टा जो है हर एक इंटीग्रल डोमेन फील्ड होगा ऐसा जरूरी नहीं है। एग्जांपल बहुत ही अच्छा आपके सामने, इंटीजर्स जो है वो कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी एंड विदाउट जीरो डिवाइजर्स होता है, मतलब इंटीग्रल डोमेन होता है लेकिन वो फील्ड नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप कोई भी नॉन जीरो इंटीजर लेते हो, 2 लेते हो, 3 लेते हो, उनके इनवर्स उसमें नहीं होते हैं। जैसे 2 का इनवर्स 1/2 है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, तो वो इंटीजर थोड़ी ना है। 3 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स 1/3, तो वो इंटीजर नहीं है। इस क्वेश्चन में काफी नॉइज आ रही थी जब मैं पढ़ा रहा था, इसलिए थोड़ा सा आपको रिवाइज करा देते हैं। हर एक फील्ड जो है वो हमारे पास इंटीग्रल डोमेन होता है। सबसे पहले फील्ड ले लो और इंटीग्रल डोमेन दिखाने के लिए उसको शो करवाओ कि वो इंटीग्रल डोमेन की प्रॉपर्टीज को क्या करता है, सेटिस्फाई। उसके लिए 3 प्रॉपर्टीज होती है, कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी एंड विदाउट जीरो डिवाइजर्स। 2 तो इसमें ऑलरेडी हैं, सिर्फ आपको दिखाना है विदाउट जीरो डिवाइजर्स। जीरो डिवाइजर कब बोलते हैं? एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट, एक एलिमेंट को बोलते हैं जीरो डिवाइजर जब वो एक नॉन जीरो एलिमेंट होता है उसको बोलते हैं, वो क्या है, जीरो डिवाइजर, जब उसका प्रोडक्ट एक और नॉन जीरो एलिमेंट के साथ करने पे जीरो आ जाए। ठीक है, लेकिन हमें दिखाना है कि ये विदाउट जीरो डिवाइजर से, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, 2 एलिमेंट्स का प्रोडक्ट हम रख रहे हैं जीरो। अगर ये दोनों ही जीरो नहीं होंगे तो मतलब फिर ये दोनों जीरो डिवाइजर हो जाएंगे और रिंग हो जाएगी रिंग विद जीरो डिवाइजर्स। लेकिन हमें दिखाना है विदाउट जीरो डिवाइजर्स, तो हम दिखाएंगे कि यहां पर इनमें से कम एक जो है वो जीरो के बराबर है। तो हम ए को मानते हैं वो जीरो नहीं है और प्रूव करेंगे कि बी जीरो है। देखो ए जीरो नहीं है तो वो इन्वर्टिबल होगा क्योंकि आर फील्ड है, तो एवरी नॉन जीरो एलिमेंट इज इन्वर्टिबल। फिर ए इनवर्स इस रिलेशन में ऑपरेट कर दिया, शो कर दिया बी जीरो है। वहां से साबित हो गया कि आपके पास आर विदाउट जीरो डिवाइजर्स है, तो आर हो गया इंटीग्रल डोमेन। तो मतलब हर एक फील्ड क्या होती है बेटा, इंटीग्रल डोमेन। तो कन्वर्स जो इस रिजल्ट का है कि हर एक इंटीग्रल डोमेन फील्ड होगी ऐसा जरूरी नहीं होता है, वो सही नहीं है। जैसे देखिए इंटीजर्स की जो रिंग है ये इंटीग्रल डोमेन है लेकिन फील्ड नहीं है, बिकॉज जो इंटीजर्स होते हैं उनका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है जेड में। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो अगर हर एक इंटीग्रल डोमेन तो हमारे पास फील्ड नहीं होती है, लेकिन फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन जो होगी वो फील्ड होती है। तो क्वेश्चन है नेक्स्ट, प्रूव दैट एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन is a field। हमें दिखाना है हर एक फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन जो है वो हमारे पास क्या है, फील्ड है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन ले लेंगे। लेट r इज इक्वल टू a1 a2 so on up to an be a finite इंटीग्रल डोमेन। हर एक इंटीग्रल डोमेन फील्ड नहीं होती है, लेकिन जो फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन होती है वो हमारे पास क्या होती है, वो फील्ड होती है, ऐसा हमें शो करवाना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने ले ली है एक फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन, उसमें मैंने n एलिमेंट्स लिए हुए हैं। ठीक है, इसका मतलब ये क्या क्या प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करेगा। देयरफॉर r इज अ
कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी एंड विदाउट जीरो डिवाइजर्स होगा। R इज अ फाइनाइट भी है ना, R इज अ फाइनाइट कॉम्यूटेटिव रिंग with unity and without zero divisors। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो इसको आपने फील्ड बनाना है, उसके लिए दिखाना पड़ेगा कि एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ R जो है वो क्या है, इनवर्टिबल है। ठीक है, इन ऑर्डर टू शो दैट क्योंकि देखो इसको आपने बनाना है फील्ड, तो फील्ड की दो प्रॉपर्टीज तो इसमें पहले से ही है, कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, सिर्फ थर्ड शो करनी पड़ेगी। इन ऑर्डर टू शो दैट R इज अ field comma we have to show that every non-zero element in R is invertible। सही बात है, तो हम एक नॉन जीरो एलिमेंट ले लेंगे और फिर दिखाएंगे कि उसका इनवर्स भी R में है। ठीक है, लेट A is not equal to 0 be an arbitrary element of R। Let A is not equal to 0 be an arbitrary arbitry arbitrary एलिमेंट ऑफ R। ठीक है, तो यहां पे A जो है हमने कोई आर्बिट्ररी एलिमेंट लिया है R का, अब हम इसका इनवर्स दिखाएंगे R में है। उसके लिए आपने देखो क्या करना है, एक सेट लेनी है S, एक सेट लेनी है S, और उसमें देखो क्या करना है, जो R के एलिमेंट्स थे ना A1 A2 AN, उन सबको A से मल्टीप्लाई कर लो, AA1 AA2 so on up to AAN। ये मैंने एक सेट ले ली हुई है। ठीक है, जिसमें मैंने R के एलिमेंट्स को, जो नॉन जीरो एलिमेंट A लिया है, उसके साथ मल्टीप्लाई करा है। अब देखो A1 A2 AN R में है, A भी कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट है किसका, R का, तो क्लोजर प्रॉपर्टी की वजह से ये सारे R में जाएंगे और S सबसेट हो जाएगा R का। ठीक है, by closure property we have AA1 AA2 so on up to AAN, ये सब जाएंगे बेटा किसमें, R में, क्योंकि R हमारे पास क्या है, इंटीग्रल डोमेन है, तो रिंग तो है ना, उसमें तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। ठीक है, तो इसका मतलब S सबसेट हो गया किसका, R का, देयरफॉर S इज सबसेट ऑफ R। अब हम दिखाएंगे कि ये सारे के सारे डिस्टिंक्ट है, ये सारे के सारे क्या है, डिस्टिंक्ट, इनमें कोई भी दो एलिमेंट्स बराबर नहीं है, विद रिजल्ट इनकी संख्या n हो जाएगी। तो आपके पास यहाँ पे S जो है R का सबसेट है, और S और R में बराबर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो फिर S R के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम इनको शो करेंगे, ये सारे के सारे क्या है, डिस्टिंक्ट। ठीक है, इन सब को हम दिखाएंगे डिस्टिंक्ट। नाउ we will show that the elements of S are distinct। S के एलिमेंट्स कौन है, वही A1 A2 वगैरह। ठीक है, हम मान लेते हैं उनमें से दो बराबर है, इफ पॉसिबल let
AAI is equal to AAJ for I is not equal to J। यहां पे लगा दो लेफ्ट कैंसलेशन लॉ, क्योंकि A तो 0 नहीं है ना, तो ए बी अगर ए सी के बराबर है तो B इज इक्वल टू सी हो जाता है। तो हम लिखेंगे बाय लेफ्ट कैंसलेशन लॉ, बाय लेफ्ट कैंसलेशन लॉ हमारे पास क्या हो जाएगा, वी हैव ए आई आ जाएगा ए जे के बराबर फॉर आई इज नॉट इक्वल टू जे। लेकिन ये कंट्राडिक्शन आ गई, क्योंकि A1 A2 सो ऑन अप टू AN वो तो R के डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स थे ना। नीचे लिखेंगे विच इज अ कंट्राडिक्शन, ठीक है, विच इज अ कंट्राडिक्शन। क्यों हो जाएगी कंट्राडिक्शन, बिकॉज A1 A2 so on up to AN और डिस्टिंक्ट, ये सारे के सारे क्या हैं, ऑल आर डिस्टिंक्ट, ये सारे के सारे क्या है, डिस्टिंक्ट, ठीक है। इसका मतलब हमारी सपोजिशन गलत है, देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। हमने माना था कि S के दो एलिमेंट बराबर हैं, S के कोई एलिमेंट्स बराबर नहीं हैं। इसका मतलब AA1 AA2 so on up to AAN are distinct elements of S हैं ये, ठीक है, all are distinct, all are distinct। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर ये डिस्टिंक्ट है तो इसका मतलब S का ऑर्डर भी कितना हो जाएगा, N मतलब R के ऑर्डर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ S जो है वो N हो जाएगा, मतलब ऑर्डर ऑफ R के बराबर। लेकिन S तो सबसेट है ना R का, बट S इज सबसेट ऑफ R। तो आपने बहुत सी जगहों पे देखा होगा, अगर A B का सबसेट है लेकिन A और B का ऑर्डर जो है बराबर है, तो इसका मतलब वो दोनों सेट क्या हो जाते हैं, बराबर। तो यहाँ पे S जो है वो R के बराबर हो जाएगा। अब देखो R तो हमारे पास रिंग विद यूनिटी है ना, तो R में तो 1 होगा ना, 1 जो है वो बिलोंग करता है किस में, R में, ठीक है, क्योंकि R इज रिंग विद यूनिटी, तो 1 S में भी बिलोंग करेगा, क्योंकि R S के बराबर है। लेकिन हमारे पास S के एलिमेंट्स की शेप क्या है, A इंटू सम अनदर एलिमेंट, मतलब AA1 AA2 इस तरह से है ना। तो इसका मतलब 1 की वैल्यू क्या होगी, A इंटू सम एलिमेंट, देयरफॉर 1 होगा A इंटू AJ। जबकि ये AJ जो है ये भी हमारे पास R का ही एलिमेंट होगा, ठीक है। AJ वेयर ये AJ जो है वो भी R का ही एलिमेंट है, और J की वैल्यू क्या होगी, एक या एक से बड़ी और N और N से छोटी, क्योंकि वहां पे एलिमेंट थे ना AA1 AA2 कहां तक, AAN तक। इसका मतलब इन दोनों को ज़रब दे के 1 आ रहा है, तो A का इनवर्स AJ आ गया, देयरफॉर A इनवर्स इज इक्वल टू AJ बिलोंग करता है किस में, R में। इसका मतलब हर एक एलिमेंट जो R का है वो इन्वर्टिबल है। यहाँ पे A क्या हो गया, इन्वर्टिबल हो गया। लेकिन A तो कोई आर्बिट्ररी एलिमेंट था ना R का, इसका मतलब एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ R क्या है, इन्वर्टिबल है, ठीक है, R फील्ड हो जाएगा, ठीक है। बट हमारे पास A क्या था, बट A इज एनी नॉन जीरो एलिमेंट था किसका, बट A इज एनी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ R, ठीक है। एंड हेंस एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ R क्या हो जाएगा बेटा, इन्वर्टिबल हो जाएगा। अगर एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ R इन्वर्टिबल हो जाएगा तो R हमारे पास क्या हो जाएगा, फील्ड हो जाएगा। यहां पे लिखेंगे
देयरफॉर आर इज फील्ड हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास जो फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन होता है वो फील्ड होता है। यहाँ पे हम नोट में लिखेंगे, जैसे देखो z फायो अंडर मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो फायो, एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो फायो is a finite integral domain, is a finite integral domain and hence it is a field। क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि जो भी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन होता है वो हमारे पास फील्ड होता है। तो Zn का भी इंटीग्रल डोमेन होता है जब n प्राइम होता है। ठीक है, तो फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन है तो क्या हो जाएगा, फील्ड हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को मैं आपको दोबारा से बताता हूं। ठीक है, देखो पहला सवाल हमने पढ़ा कि भाई कोई भी फील्ड जो है वो इंटीग्रल डोमेन होती है। फिर हमने पढ़ा कि उसका उल्टा सही नहीं है, जो इंटीग्रल डोमेन है वो फील्ड नहीं होती है। हर एक इंटीग्रल डोमेन फील्ड नहीं होती है। उसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल है इंटीजर्स का, वो इंटीग्रल डोमेन बनाते हैं लेकिन फील्ड नहीं बनाते हैं। लेकिन जितनी भी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन होती हैं वो फील्ड बनाती हैं। जो भी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन होगी वो फील्ड बनाएगी। तो उसको प्रूव करने के लिए हमने यहां पर क्या किया, एक फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन ले ली, n एलिमेंट्स रखे हमने इसमें। ठीक है, अब देखो इंटीग्रल डोमेन है तो इसका मतलब ये क्या होगा, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी होगी और विदाउट जीरो डिवाइजर्स होगी। अब आपने इसको क्या दिखाना है, फील्ड। तो फील्ड की दो प्रॉपर्टीज तो इसको ऑलरेडी है, ये कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी तो है। फील्ड की थर्ड प्रॉपर्टी शो करवानी पड़ेगी कि एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ आर इज इन्वर्टिबल दिखाना पड़ेगा। वही लिखा, इन ऑर्डर टू शो दैट आर इज अ फील्ड वी हैव टू शो दैट एवरी नॉन जीरो एलिमेंट इन आर इज इन्वर्टिबल। तो हमने एक नॉन जीरो एलिमेंट ले लिया आर में से, लेट ए इज नॉट इक्वल टू जीरो बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ आर। तो आर का एक नॉन जीरो एलिमेंट, जीरो के बराबर नहीं है ना, तो नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ आर ले लिया। और हम दिखाएंगे कि ये इन्वर्टिबल है, मतलब इसका इनवर्स आर में एग्जिस्ट करता है। इसका इनवर्स ढूंढने के लिए हमने एक सेट लिया हुआ है यहाँ पे। देखो इस सेट में क्या करा हमने, जो आर के एलिमेंट्स थे उनको उस नॉन जीरो एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, A1 A2 AN ये आर के एलिमेंट थे ना, इनको आपने इस नॉन जीरो एलिमेंट ए से मल्टीप्लाई कर दिया और इनका सेट रख दिया S। ठीक है, अब A1 A2 AN ऑलरेडी आर में है और ए भी हमने आर से ही लिया हुआ है। आर इंटीग्रल डोमेन है, मतलब रिंग तो है ना, तो रिंग में क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। तो ये सारे किस में जाएंगे बेटा, आर में जाएंगे ड्यू टू क्लोजर प्रॉपर्टी। तो ये सारे एस में भी थे और आर में भी चले गए, तो हमारे पास जो एस सेट है वो आर सेट का क्या हो गया, सबसेट हो गया। ठीक है, अब हम क्या दिखाएंगे, अगर हम दिखाएंगे कि ये जो A1 A2 AN जो S के एलिमेंट हैं ये सारे डिस्टिंक्ट हैं, तो इनकी संख्या फिर n हो जाएगी और R के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनकी भी संख्या n है। तो दोनों का जो है वो ऑर्डर सेम हो जाएगा S और R का, लेकिन S R का सबसेट है तो फिर S और R बराबर हो जाएंगे। देखो अगर A सेट B सेट का सबसेट है बट उन दोनों का ऑर्डर सेम है तो वो दोनों सेट बराबर होते हैं। सही बात है, आप कुछ भी एग्जांपल लेके इसको चेक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे दिखाऊंगा कि ये A1 A2 AN जो S के एलिमेंट हैं, मैं दिखाऊंगा R में भी हैं, ये क्लोजर प्रॉपर्टी की वजह से तभी तो S सबसेट हो गई R की, बट S में भी हैं। तो मैं दिखा रहा हूं यहाँ पे कि एलिमेंट्स ऑफ S आर डिस्टिंक्ट। मैंने क्या किया, मैंने इसमें से दो एलिमेंट्स को बराबर मान लिया, जैसे AA1 AA2 या AA2 AA5। तो I और J यहाँ पे अलग अलग वैल्यूज होंगी ना, जैसे AA2 AA5 तो 2 और 5, तो यहाँ पे लिखा है I इज नॉट इक्वल टू J। अब देखिए यहाँ पे आपने कैंसलेशन लॉज पढ़े हैं कि अगर A 0 नहीं है और A B AC के बराबर है तो BC के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे A 0 नहीं है और A B इज इक्वल टू AC वाली कंडीशन बन रही है, तो B इज इक्वल टू C हो जाएगा, मतलब AI AJ के बराबर हो जाएगा, जबकि I और J बराबर नहीं है। इसका मतलब A2 A3 बराबर है, A3 A4 बराबर है, ऐसी सिचुएशन हो गई। लेकिन ये तो कंट्राडिक्शन आ गई, क्योंकि ये A1 A2 AN ये तो हमने R के n डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स रखे हुए हैं ना, हमने R में n डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स रखे हैं A1 A2 AN। तो मैंने लिखा विच इज अ कंट्राडिक्शन बिकॉज A1 A2 AN ऑल आर डिस्टिंक्ट। ठीक है, इसका मतलब जो हमने माना हुआ था कि S के दो एलिमेंट बराबर हैं, ऐसा नहीं है, S के सारे एलिमेंट्स अलग अलग हैं। तो our supposition is wrong, AA1 AA2 AN all are distinct। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब
एस में कितने एलिमेंट हो गए फिर, A1 A2 AN, तो n एलिमेंट हो गए ना, तो R में भी n थे, दोनों का ऑर्डर बराबर है, लेकिन एस आर की सबसेट है, तो इसलिए एस और आर क्या हो गए बेटा, बराबर हो गए। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो आर तो रिंग विद यूनिटी भी है ना, आर तो इंटीग्रल डोमेन था, उसमें यूनिटी तो होती है, तो 1 हमारे पास आर में है, तो आर एस के बराबर है, तो 1 एस में जाएगा, बिकॉज आर इज इक्वल टू एस। ठीक है, लेकिन याद करो एस के एलिमेंट्स की शेप मैंने कैसे दिखाई यहाँ पे, AA1 AA2 AA3, तो 1 जो है वो किसके बराबर होगा, AAJ, AJ कोई आर का एलिमेंट होगा, जे की वैल्यू क्या हो सकती है 1 to n, मतलब A3 A4 A5 कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पे देखो ए को इस एलिमेंट से ज़रब देके आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है, इसका मतलब ए का इनवर्स कौन आ जाएगा, ए जे आ जाएगा ना, तो हम लिखेंगे ए इनवर्स इज इक्वल टू ए जी। ठीक है, और ए जे तो आर में है ना, तो इसका मतलब ए का इनवर्स आर में एग्जिस्ट करता है, देयरफॉर ए इज इन्वर्टिबल हो गया। तो बट ए इज एनी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ आर था ना, ए कोई नॉन जीरो एलिमेंट था आर का, तो इसका मतलब एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ आर क्या है, इन्वर्टिबल। साथ ही साथ आर था कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, तो विद रिजल्ट आर फील्ड बन गई। यहाँ पे देखो मैंने एक रिंग लिखी हुई है Z5, ये हमारे पास क्या होता है कि फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन होती है, ये इंटीग्रल डोमेन होती है, शायद मैंने पीछे बताया था आपको कि Zn इंटीग्रल डोमेन होता है जब n प्राइम होता है। ठीक है, तो अब देखो ये फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन है, तो आप इसको फील्ड बोल सकते हो, बिकॉज एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज फील्ड। ओके स्टूडेंट्स, तो इस लेक्चर में मैंने आपको दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए, एक बताया कि एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन, ठीक है, इसका कन्वर्स सही नहीं होता है इन जनरल, मतलब एवरी इंटीग्रल डोमेन इज अ फील्ड, ऐसा जरूरी नहीं होता है, लेकिन एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन जो है वो फील्ड होता है। तो ये दोनों क्वेश्चन मिला के आपको 12 नंबर का आ सकता है, या इनमें से कोई एक भी आ सकता है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में इतना ही हम पढ़ेंगे। थैंक यू।